नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अश्विनी मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सुबह करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ी विश्व की नामी कंपनियां करेंगी इनोवेशन का प्रदर्शन। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली जनरल बोर्ड की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, वैज्ञानिकों के प्रयासों को संसाधनों की नहीं होने दी जाएगी कोई कमी। शोधकर्ताओं को लचीली और पारदर्शी फंडिंग के साथ सशक्त बनाने की जरूरत। विशेषज्ञों ने भी पहल की पुरजोर सराहना की। भाजपा के देशव्यापी संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 को मिली बड़ी सफलता। महज 8 दिनों में 2 करोड़ लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। भाजपा मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया सदस्यता अभियान का जायजा। कोलकाता रेप मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बढ़ी मुश्किलें। वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 23 सितंबर तक भेजे गए न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को भी आक्रोशित डॉक्टरों ने जारी रखा विरोध प्रदर्शन। मुंबई में भारत यूएई के बीच समझौतों का आदान प्रदान। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूएई इंडिया बिजनेस फोरम में की शिरकत। पीयूष गोयल ने कहा, नए बदलाव लाएगी भारत यूएई की साझेदारी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर देश भर को है गर्व। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात सेमिकॉन इंडिया 2024 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश के 225 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ी विश्व की नामी कंपनियां अपने इनोवेशन का यहां प्रदर्शन करेंगी। सेमिकॉन इंडिया में 1 लाख लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। सेमिकॉन इंडिया 2024 वैश्विक नेताओं, सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाएगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर केंद्रित 3 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार से शुक्रवार तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। 250 companies which are participating from the semiconductor side, and they are coming from 24 different countries. And they includes all the parts of the supply chain. Be it equipment, be it raw material, be it display, be it fab, all the components of the ecosystem are covered under this event. सेमिकॉन का एक और उद्देश्य है संभावित रोजगार के अवसर को जगाना। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास का कार्यक्रम 21 दिसंबर 2021 को 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम में मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। गुजरात के साणंद में अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन भारत का पहला हाई एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है। इसके 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों पर काम चल रहा है, जिनमें से 3 गुजरात में और 1 असम में है। I think all the ingredients are here in India as we speak. I think this is the right time. We just need to make it happen. And Semicon starting Wednesday 11th is a big, I will say, event which we are bringing more than 250 companies to 150 international companies to bring their products into India and their technology into India. So that's a really big thing.
सेमीकंडक्टर आधुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है और फोन, चिकित्सा उपकरण, कार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित कई उपकरणों के निर्माण में आवश्यक है। कुल विनिर्माण क्षमता का लगभग 70% से भी ज्यादा दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, अमेरिका और जापान में केंद्रित है। भारत भी प्रधानमंत्री के विजन से सेमीकंडक्टर और संबंधित उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर चंद्रशेखर, टीडी न्यूज। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कल 11 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे मैं सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करूंगा। चूंकि भारत सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया में एक केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए सेमीकॉन इंडिया इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। इस वर्ष का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। भारत में पहली बार हो रहा है सेमीकॉन इंडिया का सम्मेलन, जिसको लेकर दुनिया भर के दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनियों के सीईओ में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। साथ ही उन्होंने सेमीकंडक्टर के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की काफी प्रशंसा की है। बहुत एक्साइटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स डेवलप हो और सेल्फ रिलायंस बढ़े, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिसीज सेटअप की हैं टू इंसेंटिवाइज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन का, सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने का, क्योंकि AI बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और I really believe कि best is yet to come. I think there's no parallel to that. His leadership is so exceptional. It has not inspired just India, it inspired the entire world. Modi's leadership, things are so nice that the whole world is coming with me to this summit. Really excited and delighted by Prime Minister Modi's vision, consistency, and foresight into what is needed from a semiconductor industry ecosystem development perspective for India. Apart from all of that, I have to say, after speaking to many political leaders in the Western world, I haven't met a single one with such a deep expertise in our specific industry. Very impressive. We are really excited about the vision of the Prime Minister and how he's looking at the digital infrastructure for the future of our country and the Viksit Bharat, and the important role that semiconductors will play. I think that what the Prime Minister is doing right now to elevate India on the global scale is what not only India needs, but what the world needs for India to be at the forefront of the manufacturing renaissance that's about to happen. I think within the next decade that India can be a leader on the world scale. His message is always simple and clear, so we know what he wants. Absolute clarity always helps, makes very agile and fast progress. No, I'm extremely impressed with the leadership Prime Minister Modi has shown here. I think it shows really a very strong commitment and dedication to make India a powerhouse in the area of semiconductor technology. Well, we're very impressed with the new vision that beyond manufacturing, Prime Minister Modi also wants to invest in long-term R&D. And so from our side, we want to form a very strategic partnership to enable India also to become strong in R&D. I think his vision and the execution thereof is one of a kind, truly commendable. It's really good to see Prime Minister Modi ji's leadership over the last few years, because as you know, semiconductor is essential technology for all digital industries.
And with Modi ji leadership, there is a big momentum, compared to 3 years ago. I have been fortunate to be involved in it from the beginning, and it's really positive to see every year there is big improvement. In the last 2-3 years, the enthusiasm and the focus around the sector with clear strategy of how to and where to invest from design all the way to manufacturing. And right now, what I'm seeing, the interest is to go from a engineering center to create products and for both local and global consumption. I must say that India has taken a huge step forward in the semiconductor industry, a lot of energy, a lot of progress, and is really the Honorable Prime Minister's vision and drive that has made it happen. This is a really exciting time for us. It's just a beginning, but I think that the position that India is getting to is at kind of an unprecedented level. I have never seen this level of industry-government collaboration. The Prime Minister has shown an amazing vision in the semiconductor mission. No administration in the history of this country had the courage to create a right policy when it came to semiconductors. And I'm so glad that the Prime Minister has this vision and he has a commitment, and I'm confident he's going to make us succeed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश को ज्ञान आधारित बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोर्चे पर तेजी से काम कर रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की आज पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को रिसर्च में किसी भी प्रकार से संसाधनों की कमी नहीं होने की बात कही, तो शोध के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने का रोड मैप भी सामने रखा। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए। देश को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने के मकसद से बीते दिनों मोदी सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF के गठन का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य भारत में अनुसंधान और विकास यानी R&D को बढ़ावा देना है। ANRF की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक मंगलवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संस्था के द्वारा देश में शोध को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैज्ञानिकों के प्रयासों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अनुसंधान इकोसिस्टम में बाधाओं की पहचान करके उन्हें दूर करने की जरूरत है। वैश्विक समस्याओं के स्थानीय समाधान पर ध्यान देने का समय है। अनुसंधान की आसान ट्रैकिंग के लिए एक डैशबोर्ड विकसित करके काम करने की जरूरत है। अनुसंधान के लिए संसाधनों के उपयोग की वैज्ञानिक निगरानी पर भी ध्यान देना होगा। संस्थाओं को आपस में जोड़कर अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। शोधकर्ताओं को लचीली और पारदर्शी फंडिंग के साथ सशक्त बनाने की जरूरत है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ कि ANRF प्राथमिकता आधारित क्षेत्रों में मिशन मोड में समाधान केंद्रित अनुसंधान पर कार्यक्रम शुरू करेगा, तो विकसित भारत के लिए अनुसंधान एवं विकास की रणनीतियां भी बनाएगा। इसके अतिरिक्त ANRF मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, इस बात का भी फैसला हुआ है। विश्वविद्यालयों में शोध की संस्कृति विकसित करने के मकसद से आने वाले समय में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो हब एंड स्कोप मॉडल पर काम करेगा। ANRF इस कार्यक्रम की फंडिंग करेगा। अगले 5 साल में 100 से 150 विश्वविद्यालयों को इस कार्यक्रम में जोड़ने की योजना है। आजादी के बाद देश में पहली बार हर क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के प्रयास से देश में न सिर्फ रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हर क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान से आर्थिक सामाजिक तरक्की को भी बढ़ावा मिलेगा। The Anusandhan National Research Foundation is a game changer for research in India and will play a crucial role in the country's rapid progress towards a Viksit Bharat. It will energize the Indian research community and help researchers create new breakthroughs in the research area. One of the important goals of ANRF is to provide high-level strategic directions in research, innovation and entrepreneurship in all areas of science, engineering and technology. The ANRF will focus on capacity building,
industry-aligned translational research, and also on fundamental and basic research. Honorable Prime Minister has launched the ANRF, which is going to transform the whole country in terms of research and technology development. जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारे में पीएम मोदी ने जय अनुसंधान को जोड़कर विकसित भारत के विजन को देश के सामने रखा था। इसी विजन के तहत ANRF देश के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करेगी, जिसके माध्यम से देश को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनाने में मदद मिलेगी। ANRF भारतीय वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को बढ़ावा देने का काम करेगा। इससे भारत से हो रहे ब्रेन ड्रेन को रोकने में मदद मिलेगी, तो देश में ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाने का आधार भी तैयार होगा। ANRF की मदद से क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, 6G, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, मैथमेटिकल साइंस, नेचुरल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ANRF एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिसमें देश के शिक्षाविदों, उद्योग जगत, सरकारी संस्थाओं, शोधकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के स्थापना दिवस के अवसर पर साइबर अपराधों से बचाव के लिए प्रमुख उपायों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जहां वरदान साबित हुई है, वहीं इससे खतरे भी बढ़े हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में I4C के स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र यानी CFMC राष्ट्र को समर्पित किया और समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उन्होंने साइबर कमांडोज कार्यक्रम और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने I4C के नए लोगो, विजन और मिशन का भी लोकार्पण किया। गृह मंत्री ने I4C के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि आज देश की साइबर सुरक्षा का ये एक मजबूत स्तंभ बना है। हमारी सेफ साइबर का ये बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट I4C का है। साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। गृह मंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू है। उन्होंने कहा कि कोई एक संस्था या इंस्टीट्यूशन साइबर स्पेस को सुरक्षित नहीं कर सकती। इसके लिए इसके सभी स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पर आकर साथ में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो को साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों में देश को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए सभी कानूनी इंतजाम किए गए हैं। सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए, इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी। साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ। साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सेफ साइबर स्पेस अभियान के तहत 2015 में I4C की स्थापना की गई थी। देश में साइबर अपराधों से जुड़े मुद्दों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय स्तर के समन्वय केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना से लेकर अपनी अब तक की यात्रा में I4C लगातार एक साइबर सुरक्षित भारत का मजबूत स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मिशन रंजन दास को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। असम से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए मिशन रंजन दास ने शपथ लेने के बाद DD न्यूज से खास बातचीत की। हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद मिशन रंजन दास ने कहा कि वो असम और राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। आसाम से राज्यसभा सांसद मिशन रंजन दास जी ने अभी राज्यसभा की नवनियुक्त सदस्य के तौर पर शपथ ली और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किस तरह के एजेंडा और राज्य के विकास की कौन सी वो परिकल्पना जिसको लेकर आप उच्च सदन में आ रहे हैं? हम में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ है, विकास कम हुआ है, क्योंकि वह अब लंबी समय इंसर्जेंसी प्रॉब्लम रहा है, अलगाववाद, उग्रवाद था। अभी सब लोगों का समझ में आ गया। अब देखिए, पीस एंड प्रोग्रेस साथ साथ चलता है। अगर पीस नहीं तो प्रोग्रेस नहीं होगा। मोदी जी का सरकार आने के बाद और इसका हमारा राज्यों में भी सर्बानंद सोनोवाल की सरकार आने के बाद अभी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का सरकार चल रहा है। तो ये दोनों सरकार आने के बाद अभी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और भी प्रोग्रेस होना बाकी है। बांग्लादेश चूंकि आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है तो और आप वहीं से आते हैं, तो किस तरह की एक आम समस्या है या किस तरह के अभी प्रकल्प हैं भारत के? आप आपने ठीक बोला है। काछाड़ और बरागाटी का जो काछाड़ करीमगंज, वो दोनों जिला बांग्लादेश का साथ सटा हुआ है। तो मेरा करीमगंज का एरिया ज़्यादा है। मान लीजिए नॉर्थ और वेस्ट दोनों साइड बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में अभी तो तनाव चल रहा है, इसका असर भी हमारा बरागाटी में पड़ रहा है। टेंशन उधर है, लेकिन हमारा BSF पूरा सिस्टम है, वहाँ खड़े है और मुकाबला कर सकते हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब उच्च सदन में भी आप एक मिशन के साथ और राज्य के विकास के मिशन के साथ, वहाँ की रुकी परियोजनाओं के साथ और उसके सर्वांगीण मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे। मोदी जी की सरकार ये थर्ड टाइम गवर्नमेंट है। कितना प्रोग्रेस है सब लोगों का आंखों में लोग देख रहा है। गोइंग टू बी ए थर्ड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री। सो मोदी जी का जो काम कर रहा है ना, और प्रोग्रेस का जारी रहना है। सरकार का जो जिस प्रोग्रेस हो रहा है, देश का प्रोग्रेस हो रहा है, उसका जारी रखना है। ये मोदी जी का साथ हम लोग है। आसाम से राज्यसभा के नवनियुक्त सांसद मिशन रंजन दास, जिनका साफ तौर पर मानना है कि उनका जिस तरह का एक राजनीतिक अनुभव है, ऐसे में राज्य के विकास को लेके वो उच्च सदन तक आएंगे और वहाँ की आवाज़ के साथ साथ उच्च सदन में उन मुद्दों को भी भविष्य में आवाज़ देंगे। संसद भवन से कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। भाजपा का देशव्यापी संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 को लेकर भाजपा कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में चल रहे भाजपा सदस्यता अभियान का जायजा लिया। भाजपा केंद्रीय कार्यालय में संपन्न समीक्षा बैठक में 9 राज्यों में सदस्यता अभियान के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अब तक पार्टी ने सदस्यता अभियान में 2 करोड़ की सदस्य संख्या पार कर ली है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां चरम पर हैं। एक और जहां तमाम दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव प्रचार भी तेज होता दिख रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के साथ ही विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल भी उनके साथ रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले नायब सिंह सैनी ने जहां पूजा अर्चना की, वहीं इसके बाद जोरदार रोड शो किया और राज्य में तीसरी बार भाजपा की बहुमत से सरकार बनने का दावा किया।
लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूँ अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी 9 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कांग्रेस के साथ गठजोड़ की बात करने वाली आप अब कांग्रेस के साथ अपना सीधा मुकाबला होने की बात कर रही है। मुझे लगता है सीधा सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के अंदर होगा, क्योंकि बाकी पार्टियों का अस्तित्व हरियाणा से खत्म हो चुका है। हरियाणा की जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी का जाना सुनिश्चित है। हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए अनमोल है। सबका अपनी भूमिका है, सबका योगदान है। एक बहुत लंबा संघर्ष इस इलाके किया है। तब हुड्डा साहब के नेतृत्व में इनका नेतृत्व बना, कांग्रेस की सरकार बनी 2004 में। आजाद समाज पार्टी कांशीराम हरियाणा विधानसभा चुनाव की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी कांशीराम मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। दोनों दलों में से जाजापा ने 70 सीटों और आजाद समाज पार्टी ने 20 सीट पर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन मंगलवार को आजाद समाज पार्टी ने 25 सीटों की सूची जारी कर दी, जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। इस बीच जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई, जबकि जींद से किसान नेता आजाद पालवा हल जोतते स्टाइल में उचाना के एसडीएम कोर्ट पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रमुख राजनीतिक दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी संख्या में युवा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। युवा प्रत्याशी नए कश्मीर में आवाम को नई दिशा देने का एजेंडा साथ लेकर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के बाद वे फिर से अपने विधानसभा चुनाव अभियान को शुरू करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। बुधवार को 25 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा नेता अपना अपना नामांकन करेंगे। नामांकन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, डॉक्टर सतीश पूनिया, चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अनेक बड़े नेता मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाना, फतेहाबाद, कलानौर, बादली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अंतर्गत आने वाली राजपुरा सीट पर भाजपा ने पहली बार कोई प्रत्याशी उतारा है। एक आम परिवार से आने वाले अरशद भट्ट को भाजपा ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी अरशद भट्ट ने कहा कि पहली बार साधारण परिवार से आने वाले युवाओं को यहां मौका मिल रहा है। नए कश्मीर की इस नई रवायत से युवाओं का भरोसा राजनीति में काफ़ी बढ़ा है। बातचीत की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। पुलवामा में भी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अर्शद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आप हमें ये बताइए क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखिए, अगर हम देखें ये 70 साल का एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, जब यहाँ पे सबसे बड़ी बेबसी, सियासी बेबसी ये थी कि 30-40 साल हम सारे अवाम, मोस्टली जो कश्मीर की अवाम है, वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिपेंडेंट रही है, क्योंकि सियासी कोई डाइवर्सिटी नहीं थी, स्पेस नहीं थी जहाँ पे कोई सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सोशो पॉलिटिकल स्पेस इवॉल्व होती। 2004 में जब PDP वजूद में आई तो हमारे साउथ कश्मीर ने पूरी जोर ताकत से उसको एक सियासी मैंडेट दिया, लेकिन उन्होंने वही मॉडल कॉपी किया जो सियासी ब्लंडर्स, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ब्लंडर्स जो नेशनल कांग्रेस वही मॉडल
पीडीपी ने अपनाया, जिससे आज लग रहा है कि यहाँ क्या एक नौजवान मजलूम नौजवान जो जुल्म जहाए गए, जो सियासी दहशतगर्दी वो बराबर बरकरार रही, जिससे एक नौजवान ऊब गया। आज अगर बीजेपी लड़ रही है, ये बीजेपी ना लड़ रही है, ना अरशद भट्ट लड़ रहा है, ये यहाँ का आवाम लड़ रहा है, मजलूम नौजवान लड़ रहा है, वो मां लड़ रही है जिसके बच्चे को कब्रिस्तान पहुंचा के उस पर सियासत की गई, खून पे सियासत की गई, सड़कों पे सियासत की गई। यहाँ का सियासी मैंडेट यहाँ का बंदूक तय करता था, तशद्दुद तय करता था। आज यहाँ का गरीब खुद एक सियासी मैंडेट को लेके बात कर रहा है। कहाँ कहाँ पर आप जा रहे हैं, किन किन लोगों से आप मिल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का मुद्दा है कि हम पुलवामा की बात करें, मैं राजपुरा कंस्टिट्यूंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाजपा की टिकट पे। सबसे इम्पोर्टेंटली अगर देखा, यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है, 30 साल की कॉन्फ्लिक्ट में घर घर पर्चे दिए हैं, FIRs का कल्चर है। जब रूल कर रहे थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी पीडीपी, हर गाँव में जाते हैं तो 50 से 67 FIR इन एवरेज मिलते हैं, जिससे यहाँ खानाजगी का खतरा है। दिल्ली तक ये आवाज़ नहीं पहुंची है, जिन कारणों ने दिल्ली तक पहुंचे वहाँ अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज़ के लिए दरवाजे खुले थे, आम इंसान के लिए नहीं थे। आम इंसान का ये मुद्दा है कि अगर कहीं पे FIR है, बाप ने गलती तो बेटे को नहीं पकड़ना चाहिए। उसमें ये बड़ा ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। जिसने भी ये पॉलिसी सेंटर तक पहुंचाई है, ये हमारे कश्मीरी लोगों के लिए, खासकर यहाँ के आम इंसान के खिलाफ है। इस पर बात करनी ज़रूरी है, बात रखनी ज़रूरी है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। यहाँ चावल से बढ़कर यही मुद्दा है। गोल्डन कार्ड को यहाँ अप्रिशिएट करते हैं, और भी कहीं पे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म की वजह से भी लोग तंग आ गए। अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी ने भी यहाँ पब्लिक को बहुत कुछ दर्द मारा किया हुआ है। गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने का अपना फैसला वापस ले लिया है। कन्हैया मित्तल ने कहा कि वो किसी भी सनातनी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए वो कांग्रेस ज्वाइन करने के फैसले को वापस ले रहे हैं। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में आरक्षण पर दिए बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने की बात विदेश में एक साक्षात्कार के दौरान कही। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को आरक्षण का विरोधी बताते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा कर रहे हैं। संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेंगी। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया, और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। इस टिप्पणी का क्या मतलब है राहुल गांधी, हम जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौलाना रहमत अली पर मदरसे में पढ़ने वाली 6ठी क्लास की छात्रा से रेप का आरोप लगा है। पीड़िता की मां के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोरखपुर के उरुआ थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव स्थित मदरसे में ये दुष्कर्म की घटना घटी। परिजनों का आरोप है कि मौलाना रहमत अली ने छुट्टी के बाद छात्रा से दुष्कर्म किया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। एसपी साउथ गोरखपुर ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की है। पुलिस मामले में जांच जारी रखे है। तत्काल सुसंगत धाराओं में आरोपी को नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और जो पीड़िता है उसको मेडिकल कराकर धारा 183 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए जा चुके हैं, और जो आरोपी मौलवी है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने की मंजूरी मिल गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की शीर्ष निकाय संस्था राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद में दायर अपील मंजूर होने के बाद 6 नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने की हरी झंडी मिली है। इससे गोंडा, औरैया, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर और कानपुर देहात में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसको 1 साल के भीतर मेडिकल की 1200 सीटें आवंटित की गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अगस्त को एमपॉक्स और इससे संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 12 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने भारत के लिए एमपॉक्स जोखिम आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की थी। एनसीडीसी ने हाल ही में एमपॉक्स पर एक नई मिली जानकारी के अनुसार कम्युनिकेबल डिजीज अलर्ट को अपडेट किया। 16 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की बैठक की आयोजना की गई। अगस्त 2024 के मध्य में अफ्रीका के कई हिस्सों में एमपॉक्स के मामलों में वृद्धि को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसे घोषित किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मंगलवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया। यह हर वर्ष 10 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के प्रति समझ और करुणा को बढ़ावा देना है। डीएमआरसी ने आत्म सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर बैनर और डिजिटल डिस्प्ले लगाए। इस अभियान को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाया जा रहा है। डीएमआरसी ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बातचीत करने के उद्देश्य से #नेवर गिव अप, चूज टू लिव जैसे अभियानों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या 1.65 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। ये संख्या सरकार के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश ने बताया कि पिछले साल तक सरकार के साथ केवल 1.65 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत थे। डॉक्टर रजनीश ने फिक्की CMSME राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में राज्य सरकारों और उद्योग संघों के साथ मिलकर ठोस अभियान शुरू करने की बात की और ज़मीन पर काम करना शुरू किया। उनका ये प्रयास रंग लाया। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई के लिए काफ़ी ऋण दिए हैं। पिछले 22 साल में CGTMSE द्वारा दिए गए संचयी ऋण गारंटी राशि 2.6 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी देने में मंत्रालय सक्षम हुआ है। एमएसएमई राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, भारतीय विनिर्माण में 36% और भारतीय निर्यात में लगभग 44% का योगदान करता है। साथ ही 21 करोड़ लोगों के लिए ये रोजगार के अवसरों का भी सृजन करता है। दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय सभागार में भारतीय विरासत और वैश्विक समस्याएं पुस्तक का लोकार्पण किया गया। प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत की नई पुस्तक के इस लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। बीएचयू वाराणसी के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत की नई पुस्तक भारतीय विरासत और वैश्विक समस्याएं, व्यग्रता, उग्रता और समग्रता का नई दिल्ली में विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय सभागार में आयोजित समारोह की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सम्मानित अतिथि के रूप में जहां कार्यकारी परिषद, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र रहे, तो वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये मान लिया है लेखक ने कि भारतीय विरासत और वैश्विक समस्याओं में कोई अंतर संबंध है, गहन संबंध है। या तो भारतीय विरासत की वजह से वैश्विक समस्याएं पैदा हो गई हैं, या वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय विरासत की तरफ देखना होगा। और विरासत का जिक्र करने के बाद, समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाने के बाद, जो मुख्य समस्याएं हैं वो भी उन्होंने 3 अक्षरों में आपके सामने रखी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत ये हम सब के लिए प्रेरणा का और भविष्य के विजन का एक साक्षात्कार है।
ये बात जरूर है कि इसके बारे में आज विश्व में एक प्रकार का आकर्षण है और इसका सबसे बार जब पता तभी चलता है जब हम देश के बाहर जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि इसके बारे में कितना बड़ा आकर्षण है। किताबघर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को लेखक ने 150 पृष्ठों के साथ 26 अध्यायों में बांटा है। पुस्तक में व्यग्रता, उग्रता और समग्रता, युद्ध के स्थायी कारक, युद्ध और हिंसा से मुक्ति के मार्ग की खोज, भारत के उभरते वैश्विक उत्तरदायित्व, नई तालीम की याद और भविष्य की शिक्षा जैसे विषय शामिल किए गए हैं। शिक्षा जगत में रहते हुए मैंने ये पाया है कि विश्व की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो जिनको मनुष्य ने ही बनाया है और उसी को अब तकलीफ हो रही है और अब स्थिति ये पहुंची है कि पृथ्वी बचेगी या नहीं, इस पर मनुष्य बचेगा नहीं, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। मैंने ये पाया है कि भारत के मनीषियों ने और प्राचीन भारत की संस्कृति में जो हमें साहित्य उपलब्ध है, जो विचार उपलब्ध है, जो दर्शन उपलब्ध है, उसमें इसके समाधान है। और उन्होंने हमें ये सिखाया था कि आप प्रकृति के साथ मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के गांव दुमकापुर में जन्मे डॉक्टर जगमोहन सिंह राजपूत 1974 में 31 वर्ष की आयु में भौतिकी में अपने शोध पत्रों की गुणवत्ता के आधार पर NCERT में पूर्ण प्रोफेसर नियुक्त हुए। प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में प्राचार्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार में संयुक्त शिक्षा सलाहकार, NCTE के अध्यक्ष, NCERT के निदेशक जैसे पदों पर भी कार्यरत रहे। 1990 से 1992 के दौरान वे बाल भवन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। प्रोफेसर राजपूत को यूनेस्को से शोध और नवाचार में विशिष्ट योगदान के लिए जॉन अमोस अमेनियस मेडल प्रदान किया गया। उन्हें महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान का पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री जैसे सम्मान मिल चुके हैं। 2018 में उन्हें यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 4 वर्ष के लिए भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। दिसंबर 2018 में वे यूनेस्को के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन चुने गए। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नॉर्वे की विदेश मामलों और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों से मुलाकात की। संसद भवन में हुई मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल से भारत और नॉर्वे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रारूप रेखाओं पर चर्चा की। गौरतलब है कि लंबे समय से भारत और नॉर्वे के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच महासागरों, सतत विकास और द्विपक्षीय मुद्दों पर अच्छी साझेदारी है। साथ ही भारत और नॉर्वे के संबंधों में व्यापार और निवेश का भारत काफी महत्व रखता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बर्लिन में जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम जर्मनी के साथ समर्थन का भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमने गाजा संघर्ष और इसके प्रभावों के बारे में बातचीत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के मामले में जर्मनी से हमारी बातचीत आगे बढ़ी है। We discussed Prime Minister Modi's recent visit to Ukraine. We talked about the situation in West Asia, Middle East, especially the Gaza conflict and its ramifications. I touched briefly on our cooperation with the EU. With the incoming Commission, we hope to move faster on the FTA and other agreements, and we count on Germany's support for that. We also would like to hold an early meeting of the Trade and Technology Council. Our interactions in defense and security have also increased. We held the first ever air exercises this year, and we hope to welcome your naval ships in Goa next month. Our policy and other exchanges have been mutually beneficial, and we would like to explore how our defense industries can cooperate more closely. देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में UAE भारत बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों के कई हस्तियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान भारत की ओर से UAE के साथ प्रगतिशील संबंधों को बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की मौजूदगी में दोनों देशों की कंपनियों के बीच 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए और उनका आदान प्रदान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि क्राउन प्रिंस की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। पिछले कई वर्षों में क्राउन प्रिंस के नेतृत्व में यूएई में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुंबई में शुरू की जा रही ये साझेदारी दोनों देशों के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी। गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर शुरू हुआ ये सहयोग हमें दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यूएई और भारत के संबंध हर स्तर पर अटूट हैं। पड़ोसियों की ईर्ष्या के आधार पर दोनों देशों के बीच मधुर संबंध का पता लगाया जा सकता है। भारत और यूएई के संबंधों के बारे में जिक्र करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही संयुक्त अरब अमीरात को भारत के विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं। Prime Minister Mr. Modi had said, we regard the UAE as an important partner. The local currency settlement, which first started between UAE and India, it can be a game changer in terms of bringing down our cost of trade and take the relationship and our trade to greater heights. The Chafsa Dubai is now going to host the Bharat Mart. The SIPA is truly going to start a new chapter in expanding our trade. केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन पर लगे प्रतिबंधों को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने इसे विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। सिख फॉर जस्टिस संगठन ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। ये संगठन पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है। नई दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित छात्रों को मुफ्त शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अक्षय सक्सेना को 15वें सोशल एंटरप्रेन्योर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस आयोजन को फाउंडेशन, स्वाप फाउंडेशन और जुबिलेंट भारती फाउंडेशन ने मिलकर किया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। बहुत बड़ा सम्मान है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमारा काम है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो ग्रामीण बच्चे हैं, स्पेशली बच्चियां हैं, कि हम उन्हें देश के सबसे अच्छे कॉलेजों में पहुंचाएं। तो और जोश से और उत्साह से काम करेंगे और कोशिश ये होगी कि हज़ारों बच्चे हर साल गरीब वर्ग के गाँवों से निकल के देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ें। हम लोग सरकारी स्कूलों के साथ काम करते हैं और वहाँ से जो पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे और बच्चियां हैं उनको चुनकर उनको हम फ्री IIT, JEE, नीट, NDA इत्यादि की कोचिंग कराते हैं। तो इस प्रोग्राम में अब हर साल करीब 30,000 बच्चे पढ़ते हैं और हर साल करीब 2-2.5 हज़ार बच्चे, कईयों बच्चों के पेरेंट्स 12वीं के आगे भी नहीं पढ़े, ये बच्चे IIT, मेडिकल ये क्लियर करके आगे जाकर डॉक्टर, IAS ऑफिसर बनते हैं। रेल एक ऐसी यातायात सुविधा है जिसमें रोज़ाना लाखों लोग सफ़र करते हैं। उनकी यात्रा सुरक्षित रहे इसलिए रेलवे पुलिस फोर्स और रेलवे विभाग मिलकर अलग अलग ऑपरेशन चलाकर लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। चलिए आज आपको उनके अमानत और नन्हे फरिश्ते जैसे ऑपरेशन से रूबरू कराते हैं जो व्यक्ति के सामान और बच्चों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। क्या आपको कभी विचार आता है कि रेल के सफर के दौरान अगर आपका सामान छूट जाए तो क्या किया जाए? कैसे ये सामान आपको वापस मिलेगा? तो आपको बता दें कि रेलवे और RPF ऑपरेशन अमानत चला रहे हैं जिससे कहीं भी आपका गुम हुआ सामान आपको वापस मिल सकेगा। रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों के हित में सदैव तत्पर रहता है। जो यात्री ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, यात्रा के दौरान अपना कुछ लगेज या कुछ सामान जो है वो ट्रेन में गलती से छूट जाता है, तो रेल सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अमानत करके एक ऑपरेशन हम लोग चलाते हैं। इस ऑपरेशन अमानत के तहत उस सामान को कलेक्ट किया जाता है और उस गंतव्य तक ट्रेन जो यात्री है उसे उस सामान को हम लोग सुरक्षित पहुंचाते हैं। 227 यात्रियों को जो पिछले 4 महीनों में हमने लगेज लौटाया है, उसकी अगर अनुमानित कीमत लगाई जाए तो ये लगभग 35 लाख रुपए की बनती है, जिसका इस कीमत का सामान हम यात्रियों को सकुशल लौटा देते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, गहने, पैसे इत्यादि
कीमती चीज अगर रेल में गुम हो जाए तो हर व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है। रेलवे के प्रयासों से ऐसे ही कई यात्रियों के लाखों के सामान इस ऑपरेशन की मदद से लोगों को वापस मिल रहे हैं। लोग भी इससे काफी खुश हैं। मैं वंदे भारत से सफ़र कर रहा था सूरत से अहमदाबाद के लिए। एक बैग जो मेरी वाइफ के हाथ में था और जब हम यहाँ पे उतरे तो वो बैग गलती से मेरी वाइफ से वंदे भारत में ही ऊपर स्लैब पर रह गया। हम घर पहुँचे लगभग 11:45 बजे और आधा घंटे के बाद हम लोगों ने जब अपना सामान देखा तो वो बैग मुझे मिसिंग मिला। कि गूगल के अंदर में देखा कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, तो 139 करके मुझे एक नंबर मिला, उस पर मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद में रेल मदद का वो नंबर था। तो उन्होंने मेरी बात को सुना और फिर उन्होंने बोला कि हम 15 मिनट में आपको बताते हैं कि क्या पोजीशन है। 15 मिनट के पहले ही उनका कॉल आया मेरे पास कि आपका बैग मिल चुका है, लेकिन उसमें क्या क्या था उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया कि उसमें ये सामान है। फिर उन्होंने कहा कि आपका बैग मिल चुका है, अभी आरपीएफ की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। और उनके कॉल कटते ही मैं कॉल करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आरपीएफ का कॉल आ गया और उन्होंने बताया कि आपका बैग हमारे पास में है। और फिर सामान की पूछताछ हुई। इसके बाद उन्होंने बोला तुरंत आप मेरे पास आ जाइए, और लगभग रात के 12:30 बजे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला तुरंत हमारे पास आइए, अपना बैग ले लीजिए। सामान के बाद अब बात बच्चों की। अक्सर सफर के दौरान बच्चे गुम हो जाते हैं या कोई यूं गुमराह कर ले जाता है। आरपीएफ की टीम सतर्क रहकर नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन के साथ इन बच्चों की सुरक्षा में काम करती है। बदलते समय के साथ रेलवे भी विकास कर रहा है, जिसमें सुविधाओं के साथ साथ रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई जा रही है। लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। आम आदमी पार्टी ने अब तक 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज स्वदेश लौटे पैरालंपिक खिलाड़ियों के दल को सम्मानित किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि उनकी उपलब्धियों पर देश को गर्व है। इसके साथ ही खेल मंत्री ने कहा कि पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने देश का मान भी बढ़ाया है, साथ ही देश में इन खिलाड़ियों को एक नया आयाम भी मिला है। पैरालंपिक्स में हमारी सफलता दिखाती है कि देश स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। हमने सब लोगों ने देखा है 2016 में हमारी टीम यहाँ से पैरालंपिक्स के लिए गई थी, केवल 9 एथलीट्स गए थे और उस वक्त हम 4 मेडल लेके आए। 2020 में हमारी टीम गई, उसमें 54 एथलीट थे और उस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 19 मेडल लेके आए। और इस बार हमारी टीम और बढ़ी, 84 एथलीट्स गए और 29 मेडल लेके आए हैं। मैं फिर से उसको शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने कहा कि इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई। वो मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खुश रही। वहीं पैरा टीम के शेफ डी मिशन रहे सत्यप्रकाश सांगवान ने कहा कि इस बार खिलाड़ियों ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया है। पेरिस में पैरालंपिक्स पैरा था मेरा और बहुत ही अच्छा रहा हमारा वहाँ पे। और जैसे हम यहाँ से सोच के गए थे वैसा हुआ नहीं, शायद हमारी कुछ कमियाँ रह गई थी। अपना हमने बहुत अच्छा बेस्ट किया हमने और मिक्स टीम में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत खुशी है, हमने देश के लिए पहला ओलंपिक्स में मैंने मेडल जीता। 29 मेडल आए हमारे और कुछ मेडल तो 0.1 सेंटीमीटर से ऐसे रह गए, नहीं हमारे मेडल और भी ज़्यादा जाते, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों का दिन नहीं था। उनकी परफॉर्मेंस में पहले बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं किसी कारणवश वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पाए, अदरवाइज हम 30 क्रॉस करते। बट ये भी एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।